हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसका टॉपिक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। यानी इस वीडियो में हम सबसे पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे और फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं नेचर के अंदर, उन एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, उसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते या उसको डायरेक्टली मेज़र कर पाना इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा, हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा और उसकी हेल्प से हम इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात हमने ये कही है यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है उसको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आगे देखिए। तो जब फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मेज़र कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। सो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ क्यों किया जाता है, उसकी हमने इंपॉर्टेंस बता दी। अब ये होता क्या है, तो देखिए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज अ इलेक्ट्रोड which is chosen as a reference with respect to which the potential of all other electrodes can be determined। रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम चूज करेंगे और एज ए रेफरेंस के तौर पे, और उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को ही क्यों चुना, उसका क्या रोल रहेगा, तो उसका रोल ये रहेगा कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज नोन एंड इट इज एज्यूम टू बी जीरो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे जिसको लेंगे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता होगा और वो कितना हम एज्यूम कर लेते हैं, जीरो। तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा कि भी जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नोन है, पहले से ही हम जानते हैं, और वो कितना हमने एज्यूम कर लिया, जीरो एज्यूम कर लिया। यानी अब हम जो सेल का EMF डिटरमाइन करेंगे वो हमारे अननोन एलिमेंट का, जो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अननोन है, वो उसके इक्वल आ जाएगा, राइट। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको सेलेक्ट किया जाएगा उसके रेस्पेक्ट में बाकी सब्सटेंसेस के, बाकी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किए जा सकते हैं और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन है और उसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में SHE कहा जाता है। यानी जब भी आप स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करोगे तो हम SHE का जिक्र करेंगे, राइट। अब पहले समझते हैं ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका सेटअप क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखिए, बात करते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE की। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ओवर विच hydrogen gas at 1 atmospheric pressure is bubbled and the electrode is immersed in a solution which is having concentration of 1 molar in H plus ion at 25 degree Celsius और 298 Kelvin temperature। यानी कि जो SHE है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। कितने प्रेशर पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसमें पास की जाएगी और जो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इसको डिप किया जाएगा एक सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या होगा, H प्लस आयन की 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी और जो टेम्परेचर होगा वो होगा 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया SHE का कंस्ट्रक्शन, जिसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है,
हाइड्रोजन गैस पास की गई है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और जो इलेक्ट्रोड है उसको सॉल्यूशन में डिप किया गया है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1 मोलर, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वहाँ पे, और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर है। The potential of this electrode at 25 degree Celsius is taken as 0.0 volt. यानी कि जो हमने SHE लिया है उसका पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 0.0 वोल्ट। जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है, हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे जिसको भी सेलेक्ट करते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन होता है, और हमारी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम उसे जीरो एज्यूम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, जो IUPAC के कन्वेंशंस हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो E0H+H2, यानी जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, E0H2H+ या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, देखो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकती है, इस पे रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकती है। इस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाएगी, इस पे रिडक्शन रिएक्शन होगी तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जाएगी। तो चाहे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो, E0H+H2 की बात करो, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो, E0H2H+ की बात करो, दोनों ही पोटेंशियल की वैल्यू SHE के लिए 0.0 वोल्ट होती है। कहने का मतलब ये हुआ, जब SHE एज अ कैथोड की तरह वर्क करेगा वहां रिडक्शन होगा, या SHE एज अ एनोड की तरह वर्क करेगा वहां ऑक्सीडेशन होगा। दोनों कंडीशन में ये पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0 वोल्ट। ओके, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज किया जा रहा है। ओके, अब आगे देखिए। अब हम बात करें कि जो SHE है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके अंदर दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये एनोड की तरफ वर्क करता है तो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, और अगर ये कैथोड की तरफ वर्क करता है तो इसके अंदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। पोटेंशियल तो हमने ऊपर बता दिया कितना होता है, 0। लेकिन वो रिएक्शंस क्या होंगी तो देखिए ज़रा ध्यान से। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इन SHE इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, यानी कि जब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड की तरह वर्क करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होंगी, और वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस की जाएंगी तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे से जानते हैं ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो 2H+ एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिनकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगी। तो SHE के अंदर जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैसियस आयन, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो H+ आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। इसी तरह से जब SHE एज अ कैथोड की तरह वर्क करेगा वहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन होंगी, और उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2H+ aqueous in 1 molar concentration gains 2 electrons to form H2 gaseous at 1 atmospheric pressure। यानी जब SHE एज अ कैथोड की तरह वर्क करेगा वहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन होंगी, वहाँ पर जो 2H+ आयन होंगे सॉल्यूशन के अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन जिनकी है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H2 गैसियस बना लेंगे, और वहाँ पे आपको यानी कि इलेक्ट्रॉन के गेन होने पर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इस तरह से जब SHE एज अ कैथोड की तरह वर्क करता है या एनोड की तरह वर्क करता है, दोनों हाफ रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा, और हमने देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम क्या कह देंगे, फॉर SHE रेफरेंस पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0 एट ऑल दी टेम्परेचर्स, यानी जो अपनी जो भी कंडीशंस की अपन बात कर रहे हैं SHE के लिए, स्पेशली हमारा कहने का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस पर जो रेफरेंस पोटेंशियल आप ले रहे हो SHE के लिए, चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहो चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहो, दोनों की वैल्यू 0 है। और वो कब है, स्पेशली हमारा कहने का कंसर्न है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पर या 298 केल्विन टेम्परेचर पर। अब आगे देखिए ध्यान से। अब अगर हम बात करें कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे करेंगे, तो जब SHE एज अ एनोड की तरह वर्क करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होगा 2H+ एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस होगा। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आएगा जिसको आप SOP कहते हो, जहाँ पे E0H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू H+ आयन एक्वस होगा, उसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0.0 वोल्ट। ओके, बट यहाँ पे हम एक बात क्लियर कर दें स्टूडेंट्स की जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा
एनोड पे, या नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, वो कुछ भी आ सकती है। लेकिन हाँ, जब आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो तो वो ज़ीरो आएगा। इसी तरह से जब SHE एज अ कैथोड की तरह वर्क करेगा, वहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी, 2H प्लस एक्वस जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज योर SRP, यानी कि E0 H प्लस एक्वस H2 गैस इट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड इन SHE इज इक्वल टू 0। बट नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल EH प्लस H2 की वैल्यू जीरो नहीं है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जीरो है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं आती, जीरो से थोड़ी सी अलग आएगी, राइट। अब आगे देखिए, इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक प्लैटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड होता है जिसको डिप किया जाता है H प्लस एक्वस या H3O प्लस एक्वस के 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास किया जाता है, राइट। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE in which platinum black electrode is there which is dipped in a solution having 1 molar concentration of H plus ion and hydrogen gas is bubbled in the solution at 1 atmospheric pressure. Okay, अब आगे देखिए ध्यान से। अब कैसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अननोन एलिमेंट का डिटरमाइन करेंगे उसकी बात करते हैं। टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड, अ सेल इज कपल्ड विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE and its potential is measured that gives the values of standard electrode potential of that electrode. देखो क्या करना है स्टूडेंट्स, जिस किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर करना है उसको एक सेल के साथ SHE के साथ कनेक्ट करेंगे, कपल करेंगे, और उसके जो पोटेंशियल आएगा सेल का उसको मेज़र करेंगे। क्योंकि हमारा SHE का पोटेंशियल तो ज़ीरो है, चाहे SHE को आप कैथोड बनाइए चाहे एनोड बनाइए, चाहे SHE का आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेज़र कीजिए या स्टैंडर्ड रेड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेज़र कीजिए, SHE के लिए दोनों वैल्यू ज़ीरो आएंगी। तो हमारा जो सेल आएगा, सेल का जो पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल का वैल्यू ही किसके बारे में बताएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि SHE कैन बिहेव एज एन एनोड also as a cathode depending on the given condition provided for a galvanic cell। यानी जो हमारा SHE है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो एनोड की तरह भी वर्क करता है और कैथोड की तरह भी बिहेव करता है डिपेंडिंग ऑन द गिवन कंडीशंस प्रोवाइडेड फॉर अ गैल्वेनिक सेल। अब स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि SHE ने कौन सा रोल प्ले किया है, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह एक्ट कर रहा है? तो ये आपको पता चलेगा करंट की डायरेक्शन से। कैसे पता चलेगा कि करंट आ रही है या करंट जा रही है? अगर SHE की तरफ करंट आ रही है तो देखो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ गए, एनोड से कैथोड की तरफ। एक्सटर्नल सर्किट में हमने वीडियो लेक्चर 1 में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ हुआ, एनोड से कैथोड की तरफ। तो करंट का मूवमेंट कहाँ हुआ आउटर सर्किट में, कैथोड से एनोड की तरफ। तो अगर करंट आ रही है तो इसका मतलब वो एनोड है। तो अगर SHE एज अ एनोड की तरह वर्क करता है तो करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स SHE होगा, टुवर्ड्स एनोड होगा। तो उस समय SHE का रोल एज ए एनोड की जैसा होगा। और अगर करंट जा रही है उस इलेक्ट्रोड से, SHE से, कैथोड से मूवमेंट अवे फ्रॉम होगा करंट का, तो हम कहेंगे कि SHE एज अ कैथोड वर्क कर रही है। तो बेसिकली हम करंट की डायरेक्शन से ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि SHE एज अ एनोड और एज अ कैथोड किसकी तरह वर्क कर रहा है। करंट आ रही है तो SHE एज एनोड है, करंट जा रही है तो SHE बिहेविंग एज अ कैथोड है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सी बात हमने लिखी है जो आप सभी को याद रखनी है एज अ स्पेशल नोट के तौर पे, कि अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी आप किसी भी एलिमेंट के लिए बात करो, चाहे उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नाम दीजिए, चाहे उसे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दीजिए, बोथ आर सेम, both are equal. That means SRP, standard reduction potential, is equal to standard electrode potential. E naught is equal to E naught reduction. ओके, ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम आगे बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली एक सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज की बेसिस पे अरेंज किया गया है।
ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखिए, इट इज अ सीरीज in which the standard electrode potential, that is E naught, or standard reduction potential, that is E naught reduction, of redox couple of various elements are arranged in the increasing order. यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो एलिमेंट्स के रेडॉक्स कपल हैं, यहाँ पे रेडॉक्स कपल की मैं बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म दोनों को एक साथ लिखा जाता है, और उस रिडॉक्स कपल के लिए जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज आ रही हैं, अभी मैंने ऊपर ही बात कही है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हो ई नॉट वैल्यूज, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हो ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज, दोनों ही सेम होंगी। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो वो जो सीरीज आपके सामने आती है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या इसको याद रखना है, क्या इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनके रेडॉक्स कपल है, क्या उनको याद रखना है? तो मैं कहूँगा नहीं, आपको सारे एलिमेंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारी सीरीज़ को याद करने की ट्रिक्स भी अवेलेबल हैं, उसको आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप याद कर सकते हैं तो। लेकिन अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप बेसिक चीज़ें याद रखिए जो इस सीरीज़ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एब्स्ट्रैक्ट करके निकाल के आपको सामने बताएंगे, अभी आपको समझाएंगे कि इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अच्छे से इनको समझ लीजिए, फिर इनको याद रखना। इन पॉइंट्स को अगर आपने याद रख लिया तो आपको पूरी सीरीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सीरीज़ से कोई भी दो एलिमेंट्स को रेडॉक्स कपल का अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, राइट। चलिए तो हम बात करते हैं द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहली बात, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, यानी जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे कम है और सबसे बॉटम वाला जो होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो टॉप टू बॉटम आने पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सबसे बॉटम वाला सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सबसे टॉप वाला सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। क्या कहना चाह रहे हैं, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेज। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी जो सबसे टॉप में एलिमेंट है वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और जब से जो बॉटम पे जो एलिमेंट है वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहला पॉइंट किसके रिगार्डिंग हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के बारे में जो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा पॉइंट किसके बारे में हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के बारे में जो टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट रिडक्शन और SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई नॉट वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सीरीज। जब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं ई नॉट वैल्यूज के, तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा उसकी ई नॉट वैल्यूज या ई नॉट रिडक्शन वैल्यू सबसे कम है और टॉप टू बॉटम जाने पर ये वैल्यूज बढ़ेंगी। सबसे बॉटम वाले एलिमेंट के लिए ई नॉट वैल्यूज और ई रिडक्शन वैल्यू सबसे ज़्यादा होंगी, राइट। In the series, in the top, we have the best reducing agents with low E naught values or E reduction values, while at the bottom we have the best oxidizing agent with high E naught values or E reduction values. अब जो पहले तीनों पॉइंट हैं उनका समरी इस पॉइंट नंबर 4 में आ गया। अगर आपको पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया तो ऊपर वाले तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बताया और थर्ड पॉइंट में हमने ई नॉट वैल्यूज के बारे में कहा। तो फोर्थ पॉइंट में हमने तीनों को समराइज कर दिया। क्या कहा कि इस सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप में हमारे पास कौन है, जो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और टॉप टू बॉटम आने पर उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स की खास बात क्या है कि उनकी ई नॉट वैल्यूज कम होती हैं, ई रिडक्शन वैल्यूज लो होती हैं, राइट। जबकि बॉटम में हमारे पास कौन है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जिनकी खास बात क्या है कि ई नॉट वैल्यूज या ई रिडक्शन वैल्यूज हाई होती हैं। तो बड़ा सिंपल, बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सभी का कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपके पास सबसे टॉप में एलिमेंट्स हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनकी ई नॉट वैल्यूज कम होती हैं, जबकि बॉटम में जो एलिमेंट्स होंगे वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनकी ई नॉट वैल्यूज हाई होती हैं, राइट।
अब बात आई हाइड्रोजन की, जो सबसे मिड में प्रेजेंट होता है। तो रेडॉक्स कपल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जब हम रेडॉक्स कपल की बात करें, उसके ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म की बात करें, तो H+H2 जो हाइड्रोजन का रेडॉक्स कपल है। जब आप रेडॉक्स कपल की बात करते हो तो ऑक्सीडाइज फॉर्म पहले लिखते हो और रिड्यूस फॉर्म बाद में लिखते हो। तो रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो बनेगा। ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो बनेगा। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या हो गई? H+ और रिड्यूस फॉर्म क्या हो गई? H2। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म है, जो हाइड्रोजन का रेडॉक्स कपल है, इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द सीरीज हैविंग E0 और E रिडक्शन वैल्यूज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। यानी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, वो है एकदम मिडिल में। और मिडिल में क्यों है? क्योंकि उसका E0 और E रिडक्शन वैल्यूज एग्जैक्टली 0 है। यही रिएक्शन हम, यही रेडॉक्स कपल हम SHE के अंदर देखते हैं, और हमको अच्छे से पता है कि SHE के अंदर हम इस रेडॉक्स कपल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कितना लेते हैं? 0। तो SHE के अंदर जो ये रेडॉक्स कपल बताया गया है, या जो हाइड्रोजन का रेडॉक्स कपल होता है, उसकी पोजीशन एग्जैक्टली मिड में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और उसकी E0 और E रिडक्शन वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0.0 वोल्ट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब जैसा कि हमने कहा कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट्स हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और जो बॉटम में जो एलिमेंट्स हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि लिथियम, जिसका रिडॉक्स कपल है Li+Li, हैव मिनिमम E0 और E रिडक्शन वैल्यूज इन द सीरीज विच इज -3.05 वोल्ट। तो आपने कितनी वैल्यूज याद रखी? 3 वैल्यूज याद रखी। एक, जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है जिसकी E0 वैल्यू सबसे कम है, कौन है वो एलिमेंट? लिथियम। क्या है उसका रेडॉक्स कपल? Li+Li, और उसके लिए E0 वैल्यू कितनी है? -3.05 वोल्ट। इससे कम E0 वैल्यू किसी की नहीं होती है, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वाइल फ्लोरीन, जिसका रेडॉक्स कपल क्या है? F2F-, हैव मैक्सिमम E0 और E रिडक्शन वैल्यूज विच इज +2.87 वोल्ट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो वैल्यू है फ्लोरीन की, वो सबसे हाईएस्ट है। कितनी है वो? +2.87 वोल्ट, और रेडॉक्स कपल क्या है? F2F-। तो आपको 3 वैल्यू याद रखनी है। सबसे कम लिथियम के लिए -3.05 वोल्ट, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के लिए +2.87 वोल्ट, और 0 हाइड्रोजन के लिए, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मिड में है। सबसे टॉप पे कौन है? लिथियम। सबसे बॉटम पे कौन है? फ्लोरीन। और मिड में कौन है? हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। भाई सीरीज के कंसेप्ट्स तो आपको समझ में आ गए। अब आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी हम बात करें। तो सबसे पहला है कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कि अगर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे रखे हैं और उनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखिए ध्यान से, द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर E0 और E रिडक्शन वैल्यूज। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहते हो, तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके E0 और E रिडक्शन वैल्यूज की। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 वैल्यूज। जितनी E0 वैल्यूज हाई होंगी, वो सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, और वो सब्सटेंस उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी अगर आपके सामने 4 अलग अलग रेडॉक्स कपल दे रखे हैं, तो उन चारों में से जिसका E0 वैल्यू सबसे हाई है, वो सब्सटेंस सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए आगे का मतलब ये हो गया कि हायर द E0 वैल्यूज, हायर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड वाइस वर्सा। जितनी सब्सटेंस का E0 वैल्यू हाई होगा, उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उनका हाई होगा, उतना ही अच्छे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, और उनका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी उतना हाई होगा। सो हायर द E0 वैल्यूज, हायर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड वाइस वर्सा। सीधी सी बात है, हाई E0 वैल्यूज अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लो E0 वैल्यूज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाई E0 वैल्यूज ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज हाई, लो E0 वैल्यूज ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज लो। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट हैज मैक्सिमम E0 वैल्यूज इक्वल टू +2.87 वोल्ट।
जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ई नॉट वैल्यूज़ होती हैं वो किसकी हैं? फ्लोरीन की। कितनी है वो? प्लस 2.87 वोल्ट। इसलिए F2 क्या हो गया? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका ई नॉट वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। अब जैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कंपेयर की है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, उसी तरह से आप रिड्यूसिंग एजेंट्स की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कंपैरिजन ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को भी आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे? तो देखिए द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर ई नॉट और ई रिडक्शन वैल्यूज। ई नॉट और ई रिडक्शन वैल्यूज जितनी कम होंगी उतनी ही रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ई नॉट वैल्यूज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जितनी ई नॉट वैल्यूज़ कम उतना रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाई, जितनी ई नॉट वैल्यूज़ ज़्यादा उतनी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, सो हायर द ई नॉट वैल्यूज लेसर विल बी द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाइस वर्सा। जितनी ज़्यादा ई नॉट वैल्यूज होंगी उतना ही कम उस रिड्यूसिंग एजेंट की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगी एंड वाइस वर्सा। जितनी ई नॉट वैल्यूज कम उतनी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की रिड्यूसिंग एजेंट की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाई होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज इट हैज मिनिमम ई नॉट और ई रिडक्शन वैल्यूज इक्वल टू -3.05 वोल्ट। जो लिथियम है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि उसकी ई नॉट वैल्यूज या ई रिडक्शन वैल्यूज बहुत कम होती हैं, मिनिमम होती हैं। कितनी होती हैं? -3.05 वोल्ट। इसलिए वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब बात करते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन की, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। देखो मेटल्स सारे ही एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो उनकी रिएक्टिविटी को अगर हमें कंपेयर करना हो तो वो भी हम उन मेटल्स के इलेक्ट्रोड रेडॉक्स कपल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए ध्यान से, द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ई नॉट और ई रिडक्शन वैल्यूज। मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो मेटल के रेडॉक्स कपल के ई नॉट वैल्यूज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, तो इसका सिंपल सा मतलब है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट वैल्यूज। जितना ई नॉट वैल्यू कम होगा मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ई नॉट वैल्यू ज़्यादा होगी मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। So, lesser the E naught value of a metal, higher will be its reactivity and vice versa. जितनी E naught वैल्यू मेटल के लिए कम है उतना ही मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जितनी E naught वैल्यू मेटल के लिए ज़्यादा है मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ही कम है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ध्यान से कंसेप्ट, द मेटल्स प्लेस्ड इन द सीरीज अबव हाइड्रोजन आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स ड्यू टू देयर वेरी लेस ई नॉट वैल्यूज। भाई हाइड्रोजन मिडिल में है जिसका ई नॉट वैल्यू कितना है? 0। तो ऑब्वियसली उससे ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे, उसके ऊपर जो मेटल होंगे, उन सभी का ई नॉट वैल्यू हाइड्रोजन के ई नॉट वैल्यूज से कम है। अब हाइड्रोजन के रेडॉक्स कपल का ई नॉट वैल्यू है 0, तो उससे कम कितना हो गया? माइनस में। तो जो मेटल सीरीज के ऊपर हैं, हाइड्रोजन के ऊपर हैं सीरीज के अंदर, वो सभी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, क्योंकि उनका ई नॉट वैल्यू बहुत ही कम है, नेगेटिव में है। राइट, तो हमने यही बात कही है, द मेटल प्लेस इन द सीरीज अबव हाइड्रोजन आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स ड्यू टू देयर वेरी लेस ई नॉट वैल्यूज। जैसे कि हम एग्जांपल दें, अगर लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, एटसेट्रा, ये जितने भी मेटल्स हैं इन सभी मेटल्स को हम क्या कहेंगे? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। क्यों है ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स? क्योंकि इन सभी का ई नॉट वैल्यूज बहुत कम है, 0 से कम है, बहुत लेस ई नॉट वैल्यू है, इसलिए सारे के सारे क्या हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। लेकिन दूसरी तरफ द मेटल्स प्लेस्ड इन द सीरीज बिलो हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव मेटल्स ड्यू टू देयर हाई ई नॉट वैल्यूज। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो मेटल्स सीरीज के अंदर हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा ई नॉट वैल्यूज़ रखते हैं, जिनकी ई नॉट वैल्यूज़ हाई है, पॉजिटिव ई नॉट वैल्यूज़ हैं, वो सारे के सारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, तो इन सभी मेटल्स के रेडॉक्स कपल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हाई है, 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और ये सारे के सारे मेटल्स सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं, इसलिए सारे के सारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ओके, अब आगे देखिए,
अब अगर हम बात करें कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं या लेस रिएक्टिव मेटल है उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली, तो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ऐसा आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो इजीली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं या जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे या मुश्किल से कर पाएंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, द रिएक्टिव metal can easily evolve hydrogen gas on the reaction with the acids, while the non-reactive metal can't evolve hydrogen gas on the reaction with the acids. जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनका ई नॉट वैल्यू बहुत कम है, नेगेटिव है, दे कैन इजीली इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्शन विद द एसिड्स। वो सभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करने पर इजीली हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। जबकि अगर हम बात करें नॉन रिएक्टिव मेटल की या वेरी लेस रिएक्टिव मेटल की, वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने मेटल की रिएक्टिविटी को समझ लिया, अच्छे से उनका कंपैरिजन भी देख लिया और प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि कैसे हम मेटल की रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी जो गिवन सेल रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है, आप डिटरमाइन करके बताइए। पहला तो ये मतलब समझिए फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सेल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। सरल भाषा में कहें, आम भाषा में कहें कि क्या वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी अपने आप। तो अगर कोई सेल रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, इसका पता हम कैसे करें? इसका पता हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आइए समझते हैं इसको। द नेट सेल रिएक्शन or redox reaction is feasible and spontaneous in nature when delta G is negative, for which E naught cell must have positive values. ध्यान से समझिए, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है पिछले वीडियो लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही कि जो डेल्टा जी ऑफ सेल है अगर वो नेगेटिव आता है, E naught सेल पॉजिटिव आता है, तब वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और फिजिबल होगी। तो कोई भी सेल रिएक्शन जो आपके सामने एग्जाम में पूछी गई है, वो सेल रिएक्शन या जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो फिजिबल है यानी अपने आप होगी, फिजिबल मतलब होगी, और स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगी। तो फिजिबल और स्पॉन्टेनियस इन नेचर तब होगी जब उसके लिए डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव है। और डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? फॉर विच ई नॉट सेल मस्ट हैव पॉजिटिव वैल्यूज, जिसके लिए ई नॉट सेल की कैसी वैल्यूज होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, अब आगे देखिए, इसको ध्यान देखिए एक बार फिर से ध्यान से। क्या कहा हमने कि ई नॉट सेल की पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? तो इट इज पॉसिबल व्हेन एलिमेंट विथ हाई ई नॉट वैल्यूज इज टेकन एज कैथोड व्हाइल द एलिमेंट विद द लो ई नॉट वैल्यूज इज मेड एनोड। ये तब पॉसिबल है जब कोई एलिमेंट जिसकी हाई ई नॉट वैल्यूज हैं उसको क्या बनाया जाए? उसको कैथोड बनाया जाए, जबकि जो एलिमेंट है जिसकी लो ई नॉट वैल्यूज है उसको एनोड बनाया जाए। तो जो हाई ई नॉट वैल्यूज वाले एलिमेंट को जिसको आप कैथोड बनाओगे और लो ई नॉट वैल्यू वाले एलिमेंट जिसको आप एनोड बनाओगे, तो आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि टेल और डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो फिजिबिलिटी कब होगी? जब डेल्टा जी नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब ई नॉट सेल पॉजिटिव है। ई नॉट सेल पॉजिटिव कब आएगा? तो हाई ई नॉट वैल्यू वाले एलिमेंट को क्या बनाना होगा? कैथोड। लो ई नॉट वैल्यू वाले एलिमेंट को क्या बनाना होगा? एनोड। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। फिफ्थ नंबर एप्लीकेशन क्या है वो? डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। प्रीवियस क्लासेस में आपने कॉपर और जिंक वाला एग्जाम्पल देखा होगा कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो 10th में तो आपने बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ लिया था प्रीवियस क्लासेस में कि रिएक्टिविटी की बेसिस पे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो रिएक्टिविटी आई कहाँ से? तो हम यहाँ से एक सिंपल सा कंसेप्ट आपके साथ शेयर करते हैं कि मेटल्स जिनके साथ लो ई नॉट वैल्यूज होती हैं,
मेटल्स जिनकी लो ई नॉट वैल्यूज होती हैं डिस्प्लेसेस अनदर मेटल विथ हाई ई नॉट वैल्यूज फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट स्पॉन्टेनियसली एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी कि जिस किसी एलिमेंट का, जिस किसी मेटल का लो ई नॉट वैल्यूज होता है वो डिस्प्लेस करेगा अनदर मेटल को जिसकी हाई ई नॉट वैल्यूज हैं उसके ही सॉल्ट में से, उसके ही सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में से, और ये काम अपने आप होगा, लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। यानी ज़्यादा ई नॉट वैल्यू वाला एलिमेंट कम ई नॉट वैल्यू वाले एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं करेगा, जबकि जो कम ई नॉट वैल्यू वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा ई नॉट वैल्यू वाले एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा स्पॉन्टेनियसली, लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो जो मेटल, जो एलिमेंट जिसका लो ई नॉट वैल्यू होता है, तो जिस मेटल का लो ई नॉट वैल्यू है इसका मतलब वो रिएक्टिव मेटल है, और जो रिएक्टिव मेटल है वो नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। यानी जो डिस्प्लेस करने वाला मेटल है, डिस्प्लेसिंग मेटल है, वो मोर रिएक्टिव है जिसका ई नॉट वैल्यू कम है, जबकि जो डिस्प्लेस हो रहा है वो मेटल लेस रिएक्टिव है जिसकी ई नॉट वैल्यू हाई होती है। तो यही बात यहां पे कही गई है। So, the displacing metal is more reactive having low E naught values, while the displaced metal is less reactive having हाई ई नॉट वैल्यूज, राइट। तो मैंने क्या कहा फिर से देखिए, सो द डिस्प्लेसिंग मेटल, जो डिस्प्लेस करने वाला मेटल है, इज मोर रिएक्टिव हैविंग लो ई नॉट वैल्यूज। ध्यान से समझना इसको, जो डिस्प्लेस करने वाला मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि उसकी ई नॉट वैल्यूज लो हैं, जबकि जो डिस्प्लेस्ड मेटल है, डिस्प्लेस्ड होने वाला मेटल है, वो लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि उसकी हाई ई नॉट वैल्यूज होती हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और यहां पे वही एग्जाम्पल हम लेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। तो देखिए ध्यान से, देखिए एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में कि जो जिंक मेटल है वो कॉपर को एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि कॉपर जो है वो जिंक को एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। क्यों मोर रिएक्टिव है? क्योंकि इसका ई नॉट वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट, जबकि जो कॉपर है उसकी वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, given that E naught O2 H2O is equal to 1.23 volt, E naught S2O8 minus 2 SO4 is equal to plus 2.05 volt, E naught Br2 Br minus is equal to 1.09 volt, E naught Au plus 3 Au is equal to 1.4 volt. The strongest oxidizing agent is, देखो अभी आपको मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया कि जिस किसी रेडॉक्स कपल का ई नॉट वैल्यूज जितना ज़्यादा होगा वो सब्सटेंस उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो पहले देखिए कौन से रेडॉक्स कपल का ई नॉट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो वो है सबसे ज़्यादा किसके लिए? S2O8 SO4 के लिए। अब हमें क्या पूछा गया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किसका होगा? तो S2O8 जो है वो SO4 में रिड्यूस होगा। तो ऑब्वियसली जो S2O8-2 है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इन सभी गिवन रेडॉक्स कपल में से S2O8 वाले रेडॉक्स कपल के लिए ई नॉट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो है ऑप्शन सी, S2O8-2। ओके, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने यही बात कही है, हायर द ई नॉट वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मोर विल बी इट्स ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। जितना ई नॉट वैल्यू हाई होगा सब्सटेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन। हमारे पास कुछ हाफ सेल रिएक्शन हैं जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। F2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस एक्वस, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस एक्वस, Br2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Br माइनस एक्वस, एंड I2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2I माइनस एक्वस।
फ्लोरीन के लिए जो ई नॉट वैल्यू है वो है प्लस 2.87 वोल्ट, क्लोरीन के लिए है प्लस 1.36 वोल्ट, ब्रोमीन के लिए है ई नॉट इज इक्वल टू 1.06 वोल्ट और आयोडीन के लिए है ई नॉट इज इक्वल टू 0.53 वोल्ट। हमसे ये पूछा गया है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर रेस्पेक्टिवली। इन रेडॉक्स कपल में से इन गिवन रिएक्शंस में इसकी हेल्प से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से आपको बताना है अच्छे ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है। ऑप्शन ए है F2 एंड I माइनस, ऑप्शन बी है Br2 एंड Cl माइनस, ऑप्शन सी है Cl2 एंड Br माइनस, ऑप्शन डी है Cl2 एंड I2 माइनस, Cl2 एंड I2। अब देखिए पहले जरा ये थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं इसका कि ई नॉट वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है, वो है फ्लोरीन के लिए। कितनी है वो, प्लस 2.87 वोल्ट। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन क्या हो गया, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो हमारा आंसर तो पहला ही पहला हो गया। अब जो सबसे कम वैल्यू किसके लिए है, आयोडीन के लिए, तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, I2 I माइनस रिडॉक्स कपल में से पता चलेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, I माइनस का होगा I2 में। तो हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो होगा I माइनस, विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज रिडॉक्स कपल इसमें से जो सबसे ई नॉट वैल्यू सबसे लो है। और जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो होगा F2 विच इज E इज इक्वल टू 2.87 वोल्ट हाईएस्ट वैल्यू। ओके, तो देखिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए F2 एंड I माइनस। एक्सप्लेनेशन भी हमने क्लियर कर दिया। हायर द ई नॉट वैल्यूज स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल लोअर द ई नॉट वैल्यूज स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। F2 जो है उसके लिए ई नॉट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए F2 क्या हो गया, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि I2 और I माइनस रेडॉक्स कपल के लिए ई नॉट वैल्यू सबसे कम है, इसलिए I माइनस सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, और फिर हमने बात की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा और फिर उसके एप्लीकेशंस को समझा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, और फिर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिससे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग किया। हम उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट रह चुका है इसमें या कुछ भी बात समझ में नहीं आई है अच्छे से, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो वास्तव में 11th और 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको सिस्टमेटिकली सारे वीडियोज़ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। ओके, तो आपकी हेल्प के लिए ये चैनल बनाया गया है, आपको आपकी स्टडीज़ में बूस्टअप करने के लिए, आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए चैनल बनाया गया। तो आप किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो देखना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हम उस पर बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उस पर बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।